हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सेक्शन 101 को पूरा डिटेल में यहाँ पे कंप्लीट किया था। वी ऑल्सो डिड रिविजन फ्रॉम सेक्शन 96 टिल सेक्शन 100 और हमने सेक्शन 101 को काफी डिटेल में कवर किया था अलोंग विद द रूल्स कि नोटिस में क्या क्या चीजें हमें चाहिए, क्या वैलिड नोटिस होगा, क्या वैलिड नोटिस नहीं होगा, उसके क्या कंटेंट होने चाहिए, कैसे भेजा जाएगा। आज हम पढ़ेंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टेटमेंट विच इज टू बी एनेक्स्ड टू द नोटिस। ठीक है, अब यहां पर बात हो रहा है, इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बेसिकली, ये आपका हो जाता है, ये जो स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट विच इज एनेक्स्ड टू द नोटिस, इसी को बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कब चाहिए, क्यों चाहिए और क्या है, तो देखो यहां पर बता रहा है दैट अ स्टेटमेंट सेटिंग आउट द फॉलोइंग मटेरियल फैक्ट। नाउ व्हाट इज मटेरियल फैक्ट? आप किसको मटेरियल फैक्ट बोलोगे? व्हाट इज मटेरियल फैक्ट? हमने मटेरियल वर्ड को कई बार डिस्कस किया है, आपने शायद ऑडिट में भी अब मटेरियल वर्ड को पढ़ लिया है। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल? मटेरियल का क्या मतलब होता है? एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट and essential, anything which is important and essential, plus it can also influence the decision। ये क्या बन जाएगा आपके लिए? मटेरियल। आप ऑडिट में भी चेक करना, ऑडिट में अगर मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा तो वहां पर भी मटेरियल का मतलब यही होगा। इनफैक्ट ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये ऑडिट के अंदर ही मैंने सीखा था। सो एनीवे, अ स्टेटमेंट विच सेट्स आउट ऑल द मटेरियल फैक्ट्स कंसर्निंग ईच आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस। तो आप ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट आपको देना होगा, ये स्टेटमेंट किसके लिए होगा? दिस स्टेटमेंट, दिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विल बी फॉर ईच आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस। ठीक है, जो भी आप क्या करोगे, ट्रांजैक्ट करोगे जनरल मीटिंग के अंदर, जनरल मीटिंग में आप जहां जहां पे स्पेशल बिजनेस को ट्रांजैक्ट करोगे उसके लिए आपको ये नोटिस देना होगा, एंड दिस शुड बी एनेक्स्ड। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एनेक्स्ड वर्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एनेक्स्ड? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एनेक्स्ड? एनेक्स्ड का क्या मतलब होता है? इट शुड बी अटैच्ड, इट शुड बी अटैच्ड, मर्ज्ड, करेक्ट। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो नोटिस है, दिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, क्या ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, इज दिस पार्ट ऑफ द नोटिस? इज दिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पार्ट ऑफ द नोटिस? राइट, सो यस, करेक्ट। एनेक्स्ड का मतलब हो गया दिस इज पार्ट ऑफ द नोटिस। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इफ एनीथिंग इज पार्ट ऑफ द नोटिस, और लेट्स से हमने लास्ट क्लास में भी कवर किया था कि अगर आपको नोटिस देना है और आप नोटिस अगर नहीं दो तो क्या होता है? What happens if the notice is not sent? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक्सीडेंटल डिफॉल्ट, कि आपने कुछ मेंबर्स को नोटिस गलती से नहीं भेजा या कुछ उनको नहीं मिला, मैं उसका बात नहीं कर रहा। सपोज आपने एक मीटिंग कर ली और उसमें ये प्रूफ हो गया कि आपका इरेग्युलरिटी था विद रिस्पेक्ट टू द नोटिस, तो आप मुझे बताइए व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेंस, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? सिंपल सा पॉइंट, अगर आपका जो नोटिस है वो बराबर नहीं गया, सी टेक इट लाइक दिस, सो इट गोज लाइक दिस, कि अगर आपके नोटिस में कोई इरेग्युलरिटी है, ठीक है, और या नोटिस में आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट क्या होगा? यहां पर वो जो मीटिंग है, दिस मीटिंग इज ओनली void. So if the meeting is void, then all the resolutions that you have passed वो भी क्या हो जाएंगे? void. अब यहां पर सेक्शन 102 आपको वर्ड क्या यूज करके दे रहा है? स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड टू द नोटिस। तो जब वर्ड आ रहा है एनेक्स्ड टू द नोटिस, तो एनेक्स्ड टू द नोटिस का मतलब हो जाता है इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द नोटिस। ठीक है, और अगर ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है विच इज टू बी एनेक्स टू द नोटिस, इट बिकम्स पार्ट ऑफ द नोटिस,
and if there is any irregularity or if there is any default in the explanatory statement, आपका भी वही हाल होगा, आपके मीटिंग का भी वही हाल होगा, और जो भी रेजोल्यूशंस आपने पास किया है उसको वॉइड करार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है इसके अंदर क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी फॉर ऑल स्पेशल बिजनेस। अब आप मुझे बताओ, व्हाट इज स्पेशल बिजनेस, व्हाट इज ऑर्डिनरी बिजनेस, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस? तो सर ईजीएम में तो ऑल, और एजीएम अगर आप देखो तो एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट फॉर आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये स्पेशल बिजनेस हो जाएंगे। तो हर स्पेशल बिजनेस के लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होगा। अब इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का कंटेंट क्या होगा, इसमें यू आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, राइट। आप सारे के सारे मटेरियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे विद रिस्पेक्ट टू द बेसिकली जो भी रेजोल्यूशन प्रपोज्ड टू बी पास्ड, जो भी आपने रेजोल्यूशन प्रपोज किया है उसके लिए आप यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दोगे। आप बताइए, इज दिस क्लियर, ये वाला पॉइंट? तो अब देखो यहाँ पर वही आया, तो इट इज टू बी एनेक्स्ड, एनेक्स्ड मतलब इट बिकम्स वेरी वेल पार्ट ऑफ द नोटिस। तो इसमें भी अगर कुछ डिफॉल्ट आपने किया तो आपका मीटिंग इनवैलिडेट हो सकता है, और जो भी रेजोल्यूशंस आपने पास किया है उसको वॉइड दिया जाएगा, करार दिया जाएगा। फिर आप देखिए, द नेचर एंड कंसर्न और इंटरेस्ट और अदरवाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम डायरेक्टर केएमपी एंड रिलेटिव्स ऑफ दीज टू और एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द फैक्ट दैट मे एनेबल। तो एक बार इसको छोड़ो, पॉइंट बी पे फोकस करो। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या जाएगा, दिस स्टेटमेंट विल सेट आउट द फॉलोइंग मटेरियल फैक्ट। अब मटेरियल फैक्ट यहाँ पे क्या है, ये देखो ये बताया हुआ है। मटेरियल फैक्ट में आपको बोला कोई इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसा फैक्ट है जिससे कि क्या हो सके, दैट मे इनेबल द मेंबर्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। ठीक है, दैट मे इनेबल द मेंबर्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, इट्स स्कोप एंड इम्प्लीकेशन of the item of business and to take the decision thereon। तो बेसिकली उससे रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा वो सब आप क्या करोगे, क्लियरली अपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डाल दोगे। तभी इसको क्या बताया है, एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एसेंशियल एंड विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन, इट विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन। तो ये आ गया मटीरियल, व्हाट इज मटीरियल। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखो, सपोज आप किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, आप किसी केएमपी को अपॉइंट कर रहे हो, या फिर आप कोई एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कर रहे हो जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, केएमपी इंटरेस्टेड है, उसका रिलेटिव इंटरेस्टेड है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ क्या करोगे, डिस्क्लोजर दोगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, लेट्स से आप कोई एक पैसे बोरो कर रहे हो, लेट्स से यू आर बोरोइंग द मनी, और ये पैसे आप किससे बोरो कर रहे हो, लेट्स से आप ये अमाउंट बोरो कर रहे हो रिलेटिव्स के साथ, डायरेक्टर के रिलेटिव्स के साथ। लेट्स से आप कोई भी और, आप किसी को डायरेक्टर बना रहे हो, डायरेक्टर तो नहीं, बेसिकली डायरेक्टर अपॉइंटमेंट तो इधर आ जाएगा, बट कोई भी आप इस तरह से ट्रांजैक्शन करते हो जिसमें आप मेंबर्स का अप्रूवल लोगे, और वहां पे ये सब चीजें आपको क्लियरली बतानी पड़ेगी कि डायरेक्टर केएमपी और उनके रिलेटिव्स का कोई अगर यहाँ पे इंटरेस्ट वहां पर है, इंटरेस्ट से क्या मतलब होता है कि कोई फाइनेंशियल एक्सपोजर है, ठीक है, तो वो सब आप यहाँ पे बताओगे। सपोज करो आप दो कंपनीज में बोरोइंग कर रहे हो, ठीक है, कंपनी ए कंपनी बी के अंदर पैसे लगा रही है, इसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग। लेट्स से कंपनी ए कंपनी बी के शेयर्स खरीद रही है, और यहाँ पर एक डायरेक्टर है डी, डी इज अ कॉमन डायरेक्टर हियर, और लेट्स से डी इज अ डायरेक्टर हियर, एंड डी की जो वाइफ है वो यहाँ पे डायरेक्टर है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, जब इस कंपनी के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा दैट कंपनी ए इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन कंपनी बी, तो उसके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये आपको मेंशन करना होगा कि हमारे एक डायरेक्टर है मिस्टर डी, और मिस्टर डी की वाइफ जो है वो है मिसेस डी, मिसेस डी इज ऑल्सो अ डायरेक्टर इन दिस कंपनी। तो आपको ये बताना पड़ेगा। आया आपको समझ में?
या मिस्टर डी खुद इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, या फिर मिस्टर डी इस कंपनी बी के खुद के ही इज हिमसेल्फ द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो कुछ भी यहाँ पर अगर आपका रहेगा तो आपको वो डिस्क्लोजर यहाँ पर देना होगा। लेकिन अगर डायरेक्टर्स, केएमपी और रिलेटिव्स इन्वॉल्व नहीं है तो आपको वो सारा पॉइंट्स यहाँ पे बताना होगा, जिससे कि आप यहाँ पे सारे के सारे इंफॉर्मेशन को निकाल पाओ। आप बताइए, डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? डज दिस मेक सेंस? तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब अगर आप आगे देखो तो यहां पर आगे बताया हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 इन केस ऑफ एजीएम ऑल बिजनेसेस विल बी डीम्ड टू बी स्पेशल अदर देन ये चार, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इन केस ऑफ एनी अदर मीटिंग मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग all businesses shall be deemed to be special। और आगे क्या बताया है, provided that where any item of special business is to be transacted at a meeting of the company relates to and affects any other company the extent of the shareholding interest of the company। तो ये देखो, जैसे मैंने अभी आपको डायरेक्टर वाला पॉइंट बताया था, आप ये देखिए, आप यहाँ पे शेयर होल्डर हो, आप यहाँ पे डायरेक्टर हो, आप ऐसे हो, तो वो सब आप यहाँ पर क्या करोगे, यू आर गोइंग टू डिस्क्लोज दैट, आपने इसको डिस्क्लोज करना होगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर। अब कब कब डिस्क्लोज करना है, देखो डायरेक्टर अगर डायरेक्टर है, ठीक है, डायरेक्टर अगर वहां पे केएमपी है तब तो है ही। इसके अलावा अगर शेयर होल्डिंग 2% या उससे ज्यादा है तो उसका भी डिस्क्लोजर आपको देना होगा। सी ए लिमिटेड एंड ए लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर डी इज ऑल्सो शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड। तो क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको इसके बारे में डिटेल में लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर प्रोवाइजो बोलता है कि अगर 2%, ठीक है, उससे 2% या उससे ज्यादा हो तो देना है, नहीं तो नहीं देना। सी प्रोवाइडेड where at any where at any item of special business to be transacted at a meeting of the company relates to or affects the other company the extent of the shareholding interest in other company of every, किसका किसका, प्रमोटर का, डायरेक्टर का, मैनेजर का, if any and of every KMP। तो प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर एंड KMP in the first mentioned company if the extent of such shareholding is not less than 2% of the paid up share capital should also be set out in this। तो अगर 2% या उससे ज्यादा है तो आपको वहां पर उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आप बताइए, गाइस इज दिस क्लियर? गाइस इज दिस क्लियर? ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको मैं यहां पे आपको एक ब्लैंक स्लाइड के अंदर डाल के दे देता हूं सो दैट ये आपके लिए इजी रहेगा एंड यू विल बी एबल टू कोरिलेट। ये ब्लैंक स्लाइड मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो इसमें आप देखो डिस्क्लोजर डिस्क्लोज द इंटरेस्ट ऑफ कौन कौन, प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी एंड मैनेजर। और इंटरेस्ट को यहां पे अगर हम देखें तो इंटरेस्ट कितने में आ जाएगा, 2% और मोर, 2% और मोर इन द अदर कंपनी, 2% और मोर इन द अदर कंपनी। तो यहां पे ये एक इंसान है, ही इज अ डायरेक्टर इन लेट्स से ए लिमिटेड एंड ए लिमिटेड यहां पे एक ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहा है विद बी लिमिटेड विच रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन। और ये जो यहाँ पे है वो इधर होल्ड करता है, ही इज ऑल्सो होल्डर ऑफ 2% और मोर शेयर्स। तो ये वाला जो फैक्ट है दिस हैज टू बी डिस्क्लोज्ड, दिस फैक्ट is to be
disclosed in the explanatory statement. Make sense? तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वेर एनी आइटम रेफर टू इन एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है, वेर एनी आइटम रेफर टू इन एनी डॉक्यूमेंट विच इज टू बी कंसिडर्ड एट द मीटिंग, द टाइम प्लेस वेयर सच डॉक्यूमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड शैल बी स्पेसिफाइड, इज दिस टू बी मेंशन। तो अब यहाँ पर बेसिकली क्या पॉइंट आ रहा है कि सपोज करो कोई एक अग्रीमेंट है, ठीक है, लेट्स से एक शेयर होल्डर अग्रीमेंट है, उस शेयर होल्डर अग्रीमेंट के परसुवेंट आप क्या कर रहे हो, शेयर्स इशू कर रहे हो। हमने लेक्चर स्टार्ट किया उससे पहले प्राइवेट प्लेसमेंट के कुछ डाउट्स लिए थे, तो प्राइवेट प्लेसमेंट का जैसे डाउट हो रहा है तो वहां पे एसआर पास हो रहा है और प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू एसआर पास हो रहा है। अब यहां पर क्या करना है आपको, आपको एज अ शेयर होल्डर आप चाहते हो कि यार मैं एसआर तो पास कर दूंगा, देर इज नो प्रॉब्लम, आई विल वोट इन फेवर ऑफ दिस, बट आई वॉन्ट टू नो कि शेयर होल्डर अग्रीमेंट में क्या कंटेंट है, क्या इसमें ऐसा लिखा हुआ है जिसके बेसिस पे आप वहां पे शेयर्स दे रहे हो। सो आई वांट टू सी दिस शेयर होल्डर अग्रीमेंट, सो हाउ कैन आई सी दिस। तो यहां पर जो नोटिस होगा उस नोटिस के अंदर मेंशन होगा कि ये शेयर होल्डर अग्रीमेंट को आप कब इंस्पेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज करो कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, अब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़ना चाहते हो, सी कंपनी आपका है, अल्टीमेटली आपका पैसा लगा हुआ है, डिसीजन आपका है, तो आप चाहते हो कि मुझे डिसीजन पूरा इन्फॉर्म लेना है कि भाई कल को इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हो जिससे आगे जाके नुकसान हो जाए, तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट को एक बार देखने का मन है, तो ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, वेयर एज अ रिजल्ट ऑफ द नॉन डिस्क्लोजर और इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर, ध्यान रखना, नॉन डिस्क्लोजर और इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर इन एनी स्टेटमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी वजह से मेड बाय द प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजर इफ एनी और केएमपी, एनी बेनिफिट विच अक्रूज टू सच प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजर और केएमपी और देयर रिलेटिव्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये सब यहां पर इनको कंपनी को वापस देना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर लॉ फिर क्या बोल रहा है, इस सिचुएशन में लॉ क्या बोल रहा है कि ये चार लोग जो है, ये चार लोग आपने मतलब जानबूझ के ऐसा किया, इसको हम क्या बोलते हैं, द लॉ सीज यू विद द टेंटेड ग्लास। टेंटेड ग्लास का क्या मतलब होता है, आपको शक की नजर से यहाँ पे लॉ देख रहा है और क्या बोल रहा है कि बॉस आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया। सी अल्टीमेटली नोटिस बनाना और उसका डिस्पैच करना, ठीक है, वो कंपनी सेक्रेटरी बनाएगा, ड्राफ्टिंग करेगा, बट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, पूरा कलेक्टिवली बोर्ड का होता है, क्योंकि आप उस नोटिस को ऑथोराइज कर रहे हो। अब यहाँ पे अगर आपने उस नोटिस के अंदर कुछ भी झोल किया है तो लॉ आपको देखेगा विद द टेंटेड ग्लास। अच्छा, झोल किया कोई बात नहीं, वो झोल हुआ और आपको फायदा भी हो क्या, तो लॉ बोलेगा यार देखो इतना इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इत्तेफाक पे इत्तेफाक इत्तेफाक पे इत्तेफाक ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये पॉइंट यहां पर आ गया और इसीलिए लॉ मेकर्स ने क्या बोला है कि अगर आपको कोई इस तरह से ऐसा बेनिफिट प्रोवाइड हुआ है तो प्लीज आप ये पैसा जो है वापस से कंपनी को कॉम्पनसेट कर दो, यू आर लायबल टू कॉम्पनसेट इट टू द कंपनी। आप बताइए, इज दिस क्लियर। जितना उनको बेनिफिट मिला उतना, टू द एक्सटेंट ऑफ द बेनिफिट विच हैज बीन रिसीव्ड बाय देम, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा, जितने का उनको बेनिफिट मिला उतने का वो पूरा बेनिफिट यहाँ पे कंपनी को कॉम्पेंसेट करेंगे। लास्ट में आपको बता रहे हैं विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4, मतलब वो अपना कॉम्पेंसेशन वगैरह है वो सब तो जो है करेंगे करेंगे। इसके अलावा इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन देन एवरी प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजर और केएमपी ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, ठीक है, shall be liable to a penalty of rupees 50,000 और 5 times the amount being accruing to the promoter manager। तो उनके बेनिफिट को, मतलब उनको उनके फैमिली मेंबर्स को कहीं पर भी कोई बेनिफिट हुआ इन नॉन डिस्क्लोजर की वजह से या इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर की वजह से, तो जो गेन हुआ है वो तो आप वापस दोगे, इसको बोलते हैं डिसजॉर्जमेंट ऑफ गेन। डिसजॉर्जमेंट ऑफ गेन मतलब आपको जो भी फायदा हुआ वो आप रिटर्न करो, ठीक है, रिटर्न द अनलॉफुल गेन, इसको बोलते हैं डिसजॉर्जमेंट। और दूसरा आपको यहां पर क्या बोलते हैं, देखो ये कई बार आपको टर्म
कहाँ मिलेगा? इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर मिलेगा। कि अगर आपने कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग करके आपने कुछ गेन किया तो वो रिटर्न आपको करना पड़ेगा पैसा सेबी को, यू विल पुट दैट, और सेबी उसको कहाँ डाल देगा? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एडुकेशन फंड के अंदर। तो डिसजॉर्जमेंट ऑफ गेन तो होगा ही होगा, इसके अलावा आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगा। और पेनल्टी कितना होगा? पेनल्टी वुड बी 50,000 रुपीज और 5x द गेन, ऑब्वियसली विच एवर इज हायर। ये आपके ऊपर जाएगा। ये हो गया आपका डिफॉल्ट पे, if there is a default. Does this make sense? Guys, does this make sense? ठीक है। अब आप अगर देखो कि ये ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनवाया जा रहा है, आप मुझे बताओ। व्हाई इज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? सर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सब नोटिस पे एनेक्स होना चाहिए। देखो उस नोटिस में एनेक्स होगा जिस नोटिस में आप स्पेशल बिजनेस, मतलब द मीटिंग इन विच स्पेशल बिजनेस वुड बी डिस्कस्ड, उसके नोटिस के अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट साथ में लगेगा। ओके हाँ, एक्सेप्ट फॉर एब्सोल्युटली एक्सेप्ट फॉर, हाँ इट इज टू गिव अ क्लियर व्यू। तो देखो मैं आपको यहां पे लिखवा भी देता हूं कि व्हाट इज द, चलो एक काम करते हैं, मैं ये लिखवा देता हूं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। आप किस वजह से एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देते हो? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने का ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स, ये सब अगर आप सब कुछ इसमें देख लो तो यहां पर आता है सबसे पहला कि आपका ऑब्जेक्टिव है बिकॉज यू वांट टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स। आपके नियत में कोई खोट नहीं है, आप सब कुछ यहां पर, सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप पूरा दे रहे हो। आप क्यों दे रहे हो? सो दैट द शेयर होल्डर्स, इट विल इनेबल देम टू मेक अ रैशनल जजमेंट। क्योंकि जब आपको सब चीजें पता होगी तो आप सही जजमेंट लोगे, करेक्ट, आप कुछ गलत जजमेंट वहां पर नहीं दोगे। इसके अलावा एक और फायदा होता है, बेसिकली इट इज फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। कि देखो ये रेजोल्यूशन हम पास करवा तो रहे, पर देखो ये हम लोगों का यहाँ पर ये चीज इंटरेस्ट है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चेक करो, ये जो प्रोविजन है, अच्छा इससे एक और चीज होता है, इट ऑल्सो इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। इससे सब चीजें ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ पर सब चीजें आपको ट्रांसपेरेंसी रहेगा। और अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आप देते हो, दिस शुड नॉट बी मिसलीडिंग। यहां पर मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, मतलब एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, दिस शुड बी फ्री फ्रॉम द एम्बिग्विटी, एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहां पे चेक करो तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का और क्या ऑब्जेक्ट होता है कि इट शुड नॉट कंसील इंफॉर्मेशन, इट शुड नॉट कंसील एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन। कि आप जानबूझ के किसी फैक्ट को वहां पर छुपा रहे हो, किसी बात को आप बता रहे हो, तो यह आपके लिए फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, दिस इज पार्ट ऑफ नोटिस। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज अ वेरी वेल पास ऑफ नोटिस। अच्छा इसके अलावा अगर आप देखो यहां पर क्या बताया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? द ड्यूटी is casted on the management, the duty is casted on the मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जिसमें प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, केएमपी, मैनेजर सब यहां पे आ जाते हैं, और इसीलिए पेनल्टी उन लोगों के ऊपर डाला है। ये जो प्रोविजन है, दिस प्रोविजन इज मैंडेटरी इन नेचर, मतलब ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है ये आपको देना ही देना होगा। और अगर यहां पर कुछ भी डिफॉल्ट हुआ, एनी डिफॉल्ट
इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ये क्या कर देगा, नल एंड वॉइड। वो जो पर्टिकुलर डिसीजन है, जो भी वहां पर रेजोल्यूशन लिया है, नल एंड वॉइड किसको, एनी एक्शन टेकन। आपने कोई भी अगर एक्शन लिया तो उसके लिए आपका ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ जजमेंट्स में ये भी बताया है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है, दिस मस्ट बी फॉलोड बोथ इन लेटर एंड इन स्पिरिट, इन लेटर एंड इन स्पिरिट। आपको यहां पर कंप्लीटली इसको फॉलो करना चाहिए। आपको लेटर और स्पिरिट इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट? व्हाट डू यू मीन बाय लेटर ऑफ लॉ एंड स्पिरिट ऑफ लॉ? क्या ये डिस्कस किया है कभी मैंने आप लोगों के साथ? नहीं किया। अच्छा, आप देखो, मैं इसको आपको बता देता हूं, फिर यहाँ पे इसको हम पैकअप कर देंगे। तो ये आपके ब्रॉडली मेरे हिसाब से 12 प्रिंसिपल्स हैं जो आप लिख सकते हो। और भी चीजें आ सकती है, बट आप देखो, सी व्हेन आई से लेटर ऑफ लॉ एंड व्हेन आई से स्पिरिट ऑफ लॉ, इसमें क्या डिफरेंस होता है? सिंपल सा पॉइंट आप देखो, लेटर ऑफ लॉ मतलब आपने मानने को तो लॉ मान लिया, बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो आपने लॉ को नहीं माना है। मतलब ऑन पेपर आपने लॉ को माना है, लेकिन आपने स्पिरिट ऑफ लॉ मतलब जो अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव था उसको आपने नहीं फुलफिल किया। यहां पर हम बात करते हैं अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव का। अब अगर आप यहां पे देखो, हाउ डज इट गो? इट गोज समथिंग लाइक दिस। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक में हु इज द प्रमोटर? मिस्टर उदय कोटक, ठीक है। तो उदय कोटक जी कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमोटर है। और आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से कोटक महिंद्रा बैंक में इनका स्टेक कितना है? 60%। ही इज हैविंग 60% इक्विटी शेयर्स इन कोटक महिंद्रा बैंक। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप इस तरह से समझो, एक ऑर्डर लेके आता है और बोलता है कि किसी भी एक इंसान का बैंक के अंदर, मतलब जो उनके प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स का स्टेक किसी भी बैंक के अंदर मैक्सिमम कितना रहेगा? मैक्सिमम रहेगा 40%। करेक्ट? आप मुझे बताओ इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? अगर उन्होंने बोला है मैक्सिमम 40% शेयर होल्डिंग, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? कि किसी एक इंसान के पास 50% से ज्यादा, मतलब 40% से ज्यादा वोटिंग पावर नहीं हो, यही होगा ना? द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ इज कि इससे ज्यादा वोटिंग पावर नहीं हो। अब आपको मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूं। तो इस सिनेरियो में, इस केस में आप मुझे बताओ, अगर आप स्पिरिट ऑफ लॉ को फॉलो करते तो आपको क्या करना चाहिए था? व्हाट आर द वायबल ऑप्शंस विच आर अवेलेबल विथ मिस्टर उदय कोटक? देखो, एक ऑप्शन तो इनके पास क्या है कि ये बेच दे 20%, ही कैन सेल 20%, करेक्ट? तो बेसिकली रिड्यूस द होल्डिंग, मतलब अल्टीमेटली इनको 20% यहां पे सेल करना चाहिए था। या फिर इनको क्या करना पड़ेगा? इशू न्यू शेयर्स, ठीक है, एंड मेक द होल्डिंग टू 40%। वो जावेद जाफरी वाला सीन आता है कि ऐसे सिचुएशंस में पता नहीं मैं अपने आप कैसे आगे आ जाता हूं, राइट? तो वो खुद आगे जाता है क्या? नहीं, बाकी लोग पीछे आ जाते तो इनका स्टेक ऑटोमेटिकली उधर बढ़ जाता है। बट आप देखो इन्होंने क्या किया, व्हाट ही डिड, ही होल्ड 60। उन्होंने नया शेयर ही इशू किया, उन्होंने बेचा कुछ नहीं, नया शेयर ही इशू किया। ये हो गया 100 प्लस 50, तो अब इनका स्टेक कितना हो गया? 60 अपॉन 150, और आप ये देखिए ये हो गया 40%, राइट? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? क्या इसमें कोई आपको दिक्कत लग रहा है? क्या इस तरह से जो मिस्टर उदय कोटक ने अपने होल्डिंग को रिड्यूस किया, क्या कोई दिक्कत लग रहा है? आंसर इज नो, एवरीथिंग इज फाइन। बट अब आपको दिक्कत लगेगा क्या? ये देखो, ये 60 इक्विटी, ये 100 इक्विटी, ये 50 प्रेफरेंस, और ये प्रेफरेंस। तो अगर आप यहां पे देखो
तो इनका शेयर होल्डिंग कितना हो गया? इनका शेयर होल्डिंग कितना हो गया? 40%। बट अगर आप वोटिंग राइट्स चेक करो, वोटिंग राइट्स तो आज भी कितना है? 60%। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि मिस्टर उदय कोटक ने लेटर ऑफ लॉ को तो फॉलो किया, करेक्ट, बट उन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया। ये आपको समझा कि बोलने को उन्होंने शेयर होल्डिंग कम कर दिया, बट स्पिरिट ऑफ लॉ यहां पर फॉलो आपका नहीं हुआ है। ठीक है, और काफी ज्यादा इसके ऊपर डिबेट भी हुआ था न्यूज में कि ऐसे कैसे मिस्टर उदय कोटक को आपने अलाउ कर दिया। और उदय कोटक जी, आप तो यहाँ पे कॉरपोरेट गवर्नेंस के कमेटी के भी आप हेड थे, आप लोगों को कॉरपोरेट गवर्नेंस और इन सब के बारे में बताते हो, और आपने यहाँ पे क्या किया, आपने खुद ने यहाँ पर इस तरह से करके कैलकुलेशन किया। सो दिस इज नॉट करेक्ट, आपको इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस ने जाके यहाँ पर लोगों को भी पूछा कि आप क्यों, मतलब व्हाई यू आर नॉट क्वेश्चनिंग मिस्टर उदय कोटक। तो फिर आरबीआई ने बेसिकली वहां पर यह बोला कि हमने इसको इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि आप मिस्टर उदय कोटक का ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह देखो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आरबीआई ने भी इसको लाइटली ले लिया। लेकिन अगर यहां पर कुछ 19-20 होता, मतलब या कोई और होता, तो बट अल्टीमेटली आरबीआई ने चलो फिर भी उनको एग्जेम्प्ट कर दिया हो, बट फिर भी अल्टीमेटली बात क्या है कि आपने लेटर ऑफ लॉ को तो फॉलो किया, बट आपने स्पिरिट ऑफ लॉ को यहां पर फॉलो नहीं किया है। राइट, इज दिस क्लियर? एक है ना बहुत कॉमन, मेरे पास इमेज था, वो इमेज मैं देखता हूं आप लोगों को अगर व्हाट्सएप कर सकता हूं, तो वो मैं इमेज व्हाट्सएप तो क्या, अगर मैं वो अपने टेलीग्राम लिंक में डाल सकता हूं, तो मैं आपको लिंक में वो डाल के दूंगा। लेटर ऑफ लॉ और स्पिरिट ऑफ लॉ के लिए था। ये देखो, ये है लेट्स से फिनिश लाइन, ठीक है, और ये एक टॉर्टोइज है, ठीक है, मान लो, मन की आंखों से देखो, ये एक टॉर्टोइज है, ठीक है, और रेस चल रहा है, और यहां पे एक और टॉर्टोइज है, लेकिन उसने क्या कर दिया, अपनी मुंडी लंबी कर दी और इस लाइन को टच कर दिया। ये आ रहा है आपको समझ में? अरे ये पॉइंट आ रहा है समझ में? दो टॉर्टोइज है जो रेस में भाग ले रहे थे, ठीक है, एक टॉर्टोइज रेस लाइन के मतलब ये दिख रहा है अपने को, लेट्स से ये टॉर्टोइज ए और ये टॉर्टोइज बी। तो आप अगर टॉर्टोइज ए को देखो तो वो रेस लाइन मतलब बी से आगे चल रहा है और वो रेस लाइन के बिल्कुल पास में है। पर टॉर्टोइज बी क्या करता है, वो अपनी मुंडी लंबी करता है और ये फिनिश लाइन को टच कर देता है। नाउ टेक्निकली कौन फर्स्ट आएगा? टेक्निकली कौन फर्स्ट आना चाहिए? हु इज द विनर, ए और बी? अब आप देखो लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है हु सो एवर टचेस द फिनिश लाइन फर्स्ट, जो भी इंसान फिनिश लाइन को पहले टच करेगा वो विनर हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखो ए और बी, किसने फिनिश लाइन को पहले टच किया? तो अभी आप तो यहां पे बोलोगे किसी ने भी नहीं किया, बट अल्टीमेटली बी ने यहां पे टच किया। तो विनर कौन होता है? यहां पर ऐसे देखा जाए तो विनर बी होता है। बट बी ने किसको फॉलो किया है? बी ने फॉलो किया है लेटर ऑफ लॉ और ए ने फॉलो किया है स्पिरिट ऑफ लॉ। अरे आया समझ में? यहां पे लेटर ऑफ लॉ तो चल गया बट स्पिरिट ऑफ लॉ नहीं था। गाइस डिफरेंस समझ में आया? इट्स लाइक कैसे भी करो बट करो। हाँ, लेटर ऑफ लॉ में ये रहता है कैसे भी करो करो, बट मेरे पे उंगली नहीं उठनी चाहिए, मेरे पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। आपने इस तरह से किया। आया समझ में? सो दिस इज द पॉइंट। चलिए तो आगे देखते हैं।
ओके, अब आगे देखिए, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कोरम के लिए। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो कोरम, तो आप लोगों को कई बार याद होगा, मैं क्लास में भी बोलता हूं अब मेरा कोरम आ गया, अब मेरा कोरम आ गया। तो कोरम का यहाँ पे क्या मतलब है? कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मुझे चाहिए एक मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मेरे पास आ जाते हैं तो मैं मीटिंग को स्टार्ट कर सकता हूं और वो एक वैलिड माना जाएगा। जस्ट 1 मिनट सर, कैन वी से स्पिरिट ऑफ लॉ इज मोर एथिकल? आंसर इज यस, आंसर इज यस। स्पिरिट ऑफ लॉ इज मोर टुवर्ड्स द एथिक्स, आपके एथिक्स के ऊपर बात आ जाता है। स्पिरिट ऑफ लॉ इज मोर टुवर्ड्स योर एथिक्स। रिलायंस एंड टाटा कैन बी एग्जाम्पल। देखो, मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगा कि रिलायंस एंड टाटा कैन दे बी द एग्जाम्पल और नॉट, बट यस, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो कमिंग बैक टू दिस सेक्शन 103, तो कोरम ऑफ मीटिंग। तो कोरम ऑफ मीटिंग का क्या मतलब होता है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए टू स्टार्ट द मीटिंग एंड टू कीप अ वैलिड मीटिंग। एक मीटिंग अगर मुझे वैलिड रखना है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मुझे कितने चाहिए, उसको बोलते हैं कोरम ऑफ मीटिंग। अब इसमें देखो, अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर। अब इसका क्या मतलब हो गया? अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है, आपको याद है वो मैंने पॉइंट बताया था फाउंडेशन के अंदर, आप लोगों को मैंने बताया था कि कंपनीज एक्ट सबसे सुप्रीम, फिर मेमोरेंडम और फिर आर्टिकल, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसी को सरकमवेंट नहीं कर सकता, मेमोरेंडम आर्टिकल्स को सरकमवेंट कर सकता, और कंपनीज एक्ट सुप्रीम हो गया, वो दोनों को ओवरथ्रो कर सकता है। फिर मैंने आपको एक और पॉइंट, और इसको मैंने आपको जेठालाल और वो वाले एनालॉजी के साथ भी बताया था, जेठालाल, टप्पू एंड बाबूजी, वो जो चंपक चाचा, ही इज बेसिकली कंपनीज एक्ट, और टप्पू को मैंने बोला था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और आपको मैंने बताया था कई जगह आर्टिकल्स ऑफ, मतलब दादा पोते की बात मान लेता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये वही वाला पॉइंट आया। तो एक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्ट यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको बता रहा है और वो बोल रहा है कि देखो, इतने नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो आपके होने ही चाहिए। इसके अलावा एक्ट एक और चीज बोल रहा है, एक बार आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी देख लेना, क्या वहां पे कोई और नंबर दिया हुआ है क्या? लेकिन क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक्ट से कम बता सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर आपको क्या बोला है? लार्जर नंबर। करेक्ट, लार्जर नंबर। सेम लाइक प्राइवेट प्लेसमेंट वाले पॉइंट पे भी हम आज जो लेक्चर के पहले डाउट ले रहे थे, सिंस वो फ्रेश है, तो रौनक, वहां पर आपने देखा था कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है 50 और आगे लिखा हुआ है हायर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, है कि नहीं? तो वहां पर हायर वर्ड था, तो ज्यादा तो हो सकता है, कम वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो सेम थिंग गोज हियर, लार्जर नंबर। सो इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी के अंदर बताया है कि कोरम क्या रहेगा आपका? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वुड बी 5। ठीक है, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। लेकिन 5 कब रहेगा? जब कंपनी के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 से ज्यादा नहीं है। फिर आपको बताया हुआ है कोरम रहेगा 15 अगर कंपनी के अंदर 1000 से ज्यादा मेंबर है बट 5000 तक है, तो 15। और यहां पर आपको कोरम बताया हुआ है 30 अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर एक्सीड कर जाते हैं 5 को। तो क्या इस केस में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोल सकता है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कोरम के लिए होने चाहिए 1000? क्या ऐसा हो सकता है? इस केस में, थर्ड वाले केस में, क्या 1000 बोल सकता है? आंसर इज यस। बट क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यहां पे बोल सकता है नो 10? आंसर इज नो, 10 नहीं हो सकता, 1000 हो सकता है। और प्राइवेट कंपनी के लिए तो क्या बोला है? 2 मेंबर्स पर्सनली वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए, और वो आपका क्या बन जाएगा? कोरम ऑफ द मीटिंग। अब आगे आपको क्या बताया हुआ है? बाय द वे, ये लिमिट आप ध्यान रखना कोरम का, इसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है। फिर आप देखो, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, तो आपका मीटिंग शुरू होना था सुबह 9 बजे, करेक्ट? क्या 9 बजे से पहले मैं मीटिंग रख सकता हूं? क्या मैं 9 बजे से पहले मीटिंग रख सकता हूं? आंसर इज नो। इफ इट्स एन एनुअल जनरल मीटिंग तो 9 से 6 के बीच में ही होगा। क्या मुझे उसके लिए परमिशन मिल सकता है?
कि मैं 8 बजे रख लूं? क्या मुझे परमिशन मिल सकता है 8 बजे मीटिंग रखने का? आंसर इज यस, परमिशन मिल सकता है। अरे याद करो, सेक्शन 96 में हमने देखा था ना, परमिशन मिल सकता है आपको। ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट, याद आ रहे? सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट। अच्छा, अब आप यहां पे देखो, अगर हम वापस से प्रॉक्सी के ऊपर आ जाते हैं, तो मेरा मीटिंग सुबह 9 बजे शुरू होना था। 9 बजे मीटिंग स्टार्ट किया मैंने, 9:30 बजे तक ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं आए। अब बताओ क्या करें? ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं आए, तो यहां पर अगर आपका कोरम नहीं पहुंचता, तो इन दैट केस आपका जो जनरल मीटिंग है दैट स्टैंड्स एडजर्न्ड। एडजर्न मतलब इट गेट्स पोस्टपोन्ड, योर जनरल मीटिंग गेट्स पोस्टपोन्ड एंड ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इट इज पोस्टपोन्ड एंड इट इज पोस्टपोन्ड टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेस। ठीक है, उसी जगह यहां पर रहेगा। और टू सच अदर डेट और सच अदर टाइम और प्लेस एज बोर्ड में डिटरमाइन। अब द मीटिंग इफ कॉल्ड बाय द requisitionist अंडर सेक्शन 100 शेल स्टैंड कैंसल्ड। तो अब यहां पर 2 पॉइंट आ गया। तो आपको ध्यान होगा, हमने ईजीएम देखा था, सेक्शन 100 में ईजीएम देखा था, और ईजीएम के अंदर हमने एक पॉइंट देखा था कि यहां पर जनरल मीटिंग जब होता है तो आपको कॉल करना पड़ता है, requisitionist वाला, याद आ रहा है? तो अब यहां पर जब ईजीएम कॉल किया और इसमें कोरम नहीं आता, तो ये मीटिंग क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कैंसल्ड हो जाएगा। मतलब कंपनी ने जो बोर्ड मीटिंग, बेसिकली आपने ईजीएम मंगवाया, कंपनी ने उस ईजीएम को होल्ड नहीं करवाया, उन्होंने बोला कि यार ये ईजीएम काम का नहीं, आप टाइम पास कर रहे हो। तो उनके पास राइट आ गया कि वो रिक्वेजिनिस्ट खुद अकेले मीटिंग करवा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो उन्होंने मीटिंग कॉल करवाया। अब उन्होंने जब मीटिंग कॉल करी, उस मीटिंग के अंदर भी कोई मेंबर आपको नहीं आया, कोरम नहीं आया, तो ये मीटिंग फिर सही में क्या है? फालतू है, टाइम पास आप कर रहे हो, इसीलिए ये मीटिंग को ऑटोमेटिकली कैंसल्ड माना जाएगा। लेकिन यहां पर क्या बताया हुआ है? द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न्ड ऑन द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम प्लेस सेम टाइम। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली पोस्टपोन्ड हो जाएगा। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो फिर उसमें कुछ चेंजेस भी लाया जा सकता है, पर अगर बीओडी कोई चेंज नहीं लाए तो ये आपके लिए प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। अब आगे प्रोवाइजो क्या बता रहा है? इन केस ऑफ एडजर्न्ड मीटिंग or of a change of day, time, place under clause A, the company shall give a notice of not less than 3 days notice to the members individually, or it should publish an advertisement in one English newspaper and one vernacular language जहां पर की कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। अब ध्यान रखना, अगर आप एडजर्न करते हो टू द सेम डे एट द सेम प्लेस और एट द सेम टाइम, यहां पर आपको बताया है, तो इन दैट केस आपका नोटिस का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो लॉ के अंदर ही लिख दिया है। आया आपको समझ में? अगर आपका मीटिंग एडजर्न हो गया तो वहां पर आपको अलग से कोई नोटिस देने का जरूरत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर आपको क्या बोला है कि कोरम अगर नहीं आया तो इट इज ऑटोमेटिकली इट इज एडजर्न। तो इन दैट केस आपको यहां पर नोटिस नहीं देना होगा। ऐसा ये एक पॉइंट जो था, ये क्या था? ये पहले था। अब अगर आप यहां पे देखो, जो 1956 एक्ट था उसमें ऐसा था। अब अगर आप यहां पे देखो तो क्या बता रहे? प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन एडजर्न्ड मीटिंग और चेंज ऑफ द डे। तो अब ये जो वर्ड यहां पे दे दिया, इन केस ऑफ एन एडजर्न्ड मीटिंग और चेंज ऑफ डे टाइम, तो बेसिकली चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अब क्या करना पड़ेगा? इन एडवांस 3 दिन का नोटिस एडजर्न मीटिंग के लिए भी देना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो गाइस? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि अब तो एडजर्नमेंट के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट है कि अगर कोरम नहीं आया तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगा। और एडजर्न वैसे तो ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाता है आपका नेक्स्ट डे सेम प्लेस सेम टाइम सेम प्लेस, एवरीथिंग नेक्स्ट वीक। बट
आपको एडजर्न मीटिंग के लिए 3 दिन का एडवांस नोटिस वहां पर देना पड़ेगा। अब सर हमारे एडजर्न्ड मीटिंग हुई, उस एडजर्न मीटिंग के अंदर भी कोरम नहीं आया, तो अब क्या होगा? अब आप वापस से आधे घंटे तक वेट करोगे और अगर कोरम नहीं आया तो जितने भी लोग वहां पर प्रेजेंट है वो क्या बन जाएंगे? आपके कोरम बन जाएंगे। और फिर आप ये जो आपको लिमिट्स यहाँ पर दिया हुआ है 5, 15, 30, इससे कम भी होगा तो भी वो चलेगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो आपको यहां पर कोरम के लिए क्या क्या पॉइंट्स यहां पर ध्यान रखने हैं? सबसे पहले तो आपको कोरम के लिए यहां पर ध्यान रखना है कि एक अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए कोरम कितना होगा? तो हमें देखना होगा कि वहां पर कंपनी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे कोरम को सेट करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर है अप टू 1000, रेदर अप टू भी नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा नॉट मोर देन 1000। हाँ, तो वह ये हो गया 1000। अप टू 1000 अगर है तो आपके लिए कोरम होता है 5। फिर आपके पास है 1001 से लेके 5000, 1001 से लेके 5000, तो यहां पर कोरम हो गया आपके लिए 15। और अगर आपके पास 5001 और मोर, तो यहां पर आपके लिए कोरम हो गया 30। और यही अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके लिए स्ट्रेट अवे कोरम कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है इट मे स्पेसिफाई हायर नंबर। इट मे स्पेसिफाई अ हायर नंबर। अच्छा, आप मुझे बताओ, इफ देर इज नो कोरम, if there is no quorum for 30 minutes from the scheduled time of the meeting, तो क्या होगा? if there is no quorum for 30 minutes from the scheduled time of the meeting, तो क्या होगा यहां पे? तो अब यहां पे 2 पॉइंट्स आ जाएगा। इन केस ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग, ओरिजिनल मीटिंग कॉल्ड, यहां पर तो मीटिंग हो जाएगा एडजर्न, करेक्ट। और इन केस ऑफ एडजर्न्ड मीटिंग, जो आपका एडजर्न मीटिंग है उसमें क्या हो जाएगा? अगर मीटिंग एडजर्न हो गया तो उस मीटिंग के अंदर भी नहीं आया तो जो भी यहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे? वही आपके लिए वैलिड कोरम बनेगा, वही आपके लिए वैलिड कोरम बन जाएगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? और ध्यान रखना, अ मीटिंग विच इज कंडक्टेड विदाउट अ कोरम, सी ये पॉइंट आप ध्यान रखना, मीटिंग विदाउट quorum is what? It is a invalid। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ? अच्छा, मैं यहां पे कोरम से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं। मुझे बताओ, क्या आप प्रॉक्सीज को कोरम में काउंट किया जाएगा? क्या प्रॉक्सीज को कोरम में काउंट किया जाएगा? क्या प्रॉक्सीज को कोरम के अंदर काउंट किया जाएगा? यस, एंड व्हाई डू यू से सो? प्रॉक्सी कौन होता है? हु इज अ प्रॉक्सी? हु इज अ प्रॉक्सी?
जो मेंबर के बिहाफ में मीटिंग अटेंड करता है। ठीक, अब आप यहां पे देखो, क्या अब आपका आंसर बदलेगा? क्या अब आपका आंसर बदलेगा? हाँ, तो आपको यहां पे क्या ध्यान रखना है, दैट फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, ठीक है, यू नीड व्हाट, यू नीड मेंबर्स, राइट। और आप वहां पे प्रॉक्सी को काउंट नहीं करोगे, प्रॉक्सी काउंट नहीं होगा, सिर्फ मेंबर काउंट होगा। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आप मुझे एक बात बताओ, जब हम बात करते हैं दैट मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट, करेक्ट, तो आप मुझे बताओ, मेंबर्स में एक इक्विटी शेयर होल्डर भी मेंबर है, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी मेंबर है, यस और नो? बोथ ऑफ देम आर मेंबर्स, हाँ या ना? इक्विटी प्रेफरेंस दोनों मेंबर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक एनुअल जनरल मीटिंग होता है, ठीक है, देयर इज अ एजीएम दैट टेक्स प्लेस, और ये एजीएम किसका है? एक पब्लिक कंपनी का। एक मिनट, रौनक बोलता है मेंबर्स कैरिंग वोटिंग राइट्स आर हियर कंसिडर्ड एज मेंबर्स, ओके। तो आप देखो, पब्लिक कंपनी है जिसके अंदर लेट्स से 10,000 मेंबर्स हैं, और इसके अंदर 25 इक्विटी शेयर होल्डर्स आए और 5 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आ गए, और ये आपका 30 मेंबर्स का कोरम हो गया। क्या ये मीटिंग वैलिड है या ये मीटिंग इनवैलिड है? रौनक, क्या कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है? क्या कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो फिर आप डिसीजन नहीं ले सकते ऐसा। अच्छा, रौनक बोलता है नहीं, मैंने अज्यूम किया, ओके। तो अगर आप इसका प्लेन रीडिंग करोगे, ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में आप देखना, जब आप प्लेन रीडिंग करोगे तो उसको देख के लगता है दोनों काउंट होने चाहिए, बट हमें यह देखना होगा जिस जिस रेजोल्यूशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का इंटरेस्ट था वहां तो ये वैलिड हो जाएगा, और जहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का इंटरेस्ट नहीं था वहां पर ये इनवैलिड हो जाएगा। मतलब जिन जिन रेजोल्यूशंस पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी वोट करने को राइट है, उन उन रेजोल्यूशन के लिए तो ये वैलिड रहेगा, पर जहां पर इनका कोई राइट नहीं है वहां पर ये वैलिड नहीं होगा। अरे समझा?
डू दे हैव राइट टू वोट? सी, ये ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है, बट ये लॉ का अजम्पशन होगा। सर अगर एक मेंबर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों हो तो उसके सिर्फ इक्विटी को हम काउंट करेंगे। यहां पे हम इक्विटी के लिए काउंट करेंगे। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूं। मेरा मीटिंग जब 9 बजे स्टार्ट हुआ, मेरा मीटिंग जब 9 बजे स्टार्ट हुआ, देखो विनीत, वहां पर ऐसा होता है अल्टीमेटली विनीत इज मेंबर और नॉट, ये देखा जाएगा। ऐसे मेरे पास अगर सपोज करो 100 शेयर्स होंगे इक्विटी शेयर्स, तो मुझे क्या 100 मेंबर्स की तरह काउंट किया जाएगा? क्या मुझे 100 मेंबर्स की तरह काउंट किया जाएगा या एक? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मेरे पास एक इक्विटी एक प्रेफरेंस है तो क्या मैं दो काउंट होऊंगा? नहीं, काउंट मेरे को एक ही किया जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक और यहां पे चलो क्वेश्चन पूछता हूं। ये आप देखो, ये मेरा मीटिंग स्टार्ट होना था और ये मेरा मीटिंग एंड होना था। और ये यहां पे एजीएम। मेरा मीटिंग स्टार्ट होना था सुबह 10 बजे और ये एंड हो जाता 12:30 PM। इस वक्त कोरम प्रेजेंट था, इस वक्त कोरम प्रेजेंट था, लेकिन यहां से लेट्स से 11:30 को कुछ मेंबर्स मीटिंग छोड़ के चले गए और यहां से मेरा मीटिंग में मेंबर्स आर नॉट प्रेजेंट। आप मुझे बताइए, ये मेरा मीटिंग वैलिड है? एक तो ऑप्शन ये, या ये मेरा मीटिंग इनवैलिड है, या ये मेरा मीटिंग अप टू 11:30 वैलिड एंड 11:30 to 12:30 not valid. Which option is correct? A, B और C? C. Why so? आप ऐसा क्यों बोलते हो? आप ऐसा क्यों बोलते हो? प्रथमेश इज सेइंग ए। आप ऐसा क्यों बोलते हो? प्लीज आप मुझे बताओ। ए, क्योंकि मीटिंग के स्टार्ट में कोरम होना चाहिए, तो बाद में अगर कोरम नहीं है तो बाद में अगर मीटिंग में कोरम नहीं हो तो मीटिंग वैलिड होगा? ऐसा कहीं पे लिखा है that the quorum should be present throughout the meeting? और अगर ऐसा नहीं लिखा है तो कैन आई से मैं मीटिंग के स्टार्ट में कोरम को बुला लेता हूं और बाद में उनको बोलता हूं भाग यहां से?
ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सस्पेंस में छोड़ता हूं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आप करो रिसर्च, और हम जब कल की लेक्चर में आएंगे तो वी विल डिस्कस दिस पॉइंट, और आगे के पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। डू रिसर्च whether the quorum should be present throughout the meeting, or is it only at the beginning of the meeting we need the quorum. Thereafter, even if the quorum is not there, the resolutions can be passed. Okay, so that's it for this lecture then. Take care. Bye bye.